हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। केआईसीएस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, यहाँ जो हम क्लास अभी रन कर रहे हैं उसमें जियोग्राफी यानी भूगोल के बारे में बेसिक चीज़ें हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। कल हमने देखा था अलग अलग ग्रहों के बारे में, उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में। आज उसके आगे बढ़ेंगे। आज हम जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह, उनके बारे में, चंद्रमा के बारे में, उल्का पिंड के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे, है ना। तो कल तक की जो क्लास थी उसको आप पुराने लेक्चर में जाकर के देख सकते हो। ठीक, तो कल मैंने आपको बताया था कि जो डार्क प्लैनेट होते हैं यानी जिन्हें हम बौना ग्रह कहते हैं, ये परिभाषा जो बनाई गई थी, ये कब बनाई गई थी बौने ग्रह की? सन 2000, यानी ग्रहों की एक डेफिनेशन बनाई गई थी और 24 अगस्त को मीटिंग हुई थी। इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, आईएयू जिसे कहते हैं, चेक रिपब्लिक के प्राग शहर, और वहाँ पर ये माना गया था कि हम ग्रह उसको मानेंगे जिसमें जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो, प्लस उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हो कि उसका आकार गोलाकार हो। यानी कि कहने का अर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास पर निर्भर करता है कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और प्रमुख बात ये थी कि वो किसी दूसरे ग्रह के मार्ग को क्रॉस ना करे। सूर्य की परिक्रमा लगाते समय रास्ते में किसी दूसरे ग्रह के रास्ते को ओवरलेप ना करे। तो ये सब सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये परिभाषा बनाई। जैसे हमने देखा होगा एक ग्रह ईएम, इसी को कुबेर के नाम से जानते थे ना। तो इसकी जो खोज की गई थी सन 1903 में हुई थी। तो पहले ग्रहों की श्रेणी में रखते गए कि ग्रह 9 हैं, 10 हैं, लेकिन बाद में जब पता चला कि नहीं, ग्रह 9-10 नहीं है, परिभाषा के अनुसार कुल जो ग्रह हैं वो सिर्फ 8 रह जाते। ठीक, तो प्लेटो से जो ग्रहों की एक स्टेटस था वो वापस छीन लिया गया। इतना हम कर चुके हैं। अब उपग्रह जो होते हैं उस पर आते हैं। उपग्रह को, सैटेलाइट को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या परिभाषा होती है? तो सैटेलाइट, हिंदी में उसे उपग्रह कहते हैं। हिंदी में उपग्रह को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है, अगर सैटेलाइट का मीनिंग साथी या साथ में चलने वाला, सहचर ना। तो ये किसके साथ में चलने वाला है? ये ग्रहों के साथ में चलने वाला है। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यानी कि ये क्या है? आकाशीय पिंड है। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये ग्रहों से निकले हैं। यानी ये आकाशीय पिंड एक तो ग्रह का चक्कर लगाते हैं जिसके ये उपग्रह हैं, और ग्रहों का चक्कर, चूंकि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं इसलिए ये ग्रहों का चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमते जाते हैं। ठीक है। अब ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, वैसे ही उपग्रह जो रहते हैं उनके पास भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा की अपनी कोई लाइट नहीं है। चंद्रमा हमें प्रकाशित दिखाई देता है, वो सूर्य के प्रकाश को ही क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। इनका जो परिक्रमा करने का मार्ग है, यानी कि जिस रास्ते पर ये चक्कर लगाते हैं, वो गोलाकार नहीं होता है, ये कुछ अंडाकार समझ लो, या उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि पैराबोलिक होता है, पर वलय के आकार का होता है। कि मतलब एकदम गोला ना होकर एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा निकला हुआ और बीच में दबा हुआ होता है। अब उपग्रहों से संबंधित फैक्चुअल जानकारी है, तो वो जानकारी क्या हो जाती है कि अलग अलग, जैसे गैनीमीड के बारे में बताया था, दो ऐसे हमारे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। वो कौन से दो ऐसे ग्रह हैं? एक है मर्क्यूरी और दूसरा आता है वीनस, जिसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इन दोनों का अपना कोई भी सैटेलाइट, और पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है जिसे हम चंद्रमा के नाम से, ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब चंद्रमा से संबंधित थोड़े से फैक्ट जो है वो समझ, जहाँ प्रश्न बन सकता है बस उन चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हो चंद्रमा अपनी नोटबुक में, उससे जुड़ी जानकारी जो है उसे देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। चंद्रमा होता क्या है कि जब आप तैयारी करते हो तो कई सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, हमें गैस करनी पड़ती हैं
कि क्या पूछ सकते हैं, प्रीवियस ईयर में उन्होंने क्या पूछा था, उसी से जुड़ी हुई जो चीज़ें रहती हैं वो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, है ना। तो चंद्रमा एकमात्र इकलौता उपग्रह है किसका, पृथ्वी का। एक बात ये हो जाती है। अब दूसरा आता है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है पृथ्वी से। तो इसकी दूरी आती है 384 और 3 जीरो और जोड़ दो, आगे लिख दो किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर, है ना। ये दूरी भी ऐसा नहीं है कि फिक्स है, बदलती रहती है, कई ज़्यादा भी होगी और कम भी होगी, है ना। तो जब दूरी कम होती है तो चंद्रमा हमें आकार में बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है कि जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्टेड है, चंद्रमा भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। कभी पूछा जाए तो यह अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 5 डिग्री का यह कोण बनाता है, या अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, ऐसा पूछ सकते। ठीक, ये नोट कर लो। अब नेक्स्ट आता है कि जैसे पृथ्वी का परिक्रमण और परिभ्रमण दो अलग अलग गतियां होती हैं, चंद्रमा की जो गतियां हैं यानी कि इसका रोटेशन, और दूसरा आता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन को हम बोलते हैं घूर्णन और इसको बोलते हैं परिक्रमण। दोनों में जो समय लगता है वो समान है, बराबर है, यानी कि इसे 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का। भी पूछा जाए कि चंद्रमा का रोटेशन समय कितना है, चंद्रमा का परिक्रमण समय कितना है, रिवॉल्यूशन, तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय लगता है। यही कारण है कि हमेशा हमें पृथ्वी पर चंद्रमा का वही हिस्सा दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि चंद्रमा का बैक साइड, दूसरी साइड हमें दिखाई देने लगे। तो सदैव पृथ्वी से, सदैव चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई दे, दूसरा पार्ट हमें दिखाई नहीं देता, जबकि चंद्रमा घूमता है, चूंकि इसका दोनों का समय बराबर होने के। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं फेजेस ऑफ मून पर, यानी कि चंद्रमा की जिन्हें हम कलाएं कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अगर इससे भी अगर कोई प्रश्न बनेगा वो भी आप कर पाओगे, है ना। तो पृथ्वी से जो हम चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा का आपने देखा होगा कि हमेशा कॉन्स्टेंटली हमें उतना ही बड़ा दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता है, धीरे धीरे उसका साइज कैसा होता है, कम होता जाता है। तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का ये साइज आज ज़्यादा निकला है, कल ज़्यादा निकलेगा और ज़्यादा, फिर गायब हो जाएगा। तो इन्हीं को हम फेजेस ऑफ मून या चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ठीक है। अब चंद्रमा की जो कलाएं बनती हैं वो रिपीट होती हैं, तो वो 29.5 दिनों में उसी को रिपीट करेगा, जैसा कि 29.5 दिन पहले उसकी जो कला थी। तो इस चंद्रमा की कला के जो फेज होते हैं वो 8 चरण होते हैं। उन 8 चरणों को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन से वो 8 चरण रहेंगे, नोट कर लो। और आप देखो, पहली जो कला है यानी पहला फेज जो है, इसे कहते हैं न्यू मून। न्यू मून अमावस्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा, अमावस्या को चंद्रमा हमें दिखाई नहीं दे, तो ये विजिबल नहीं हो। कारण क्या होता है, तो कारण क्यों है, तो देखो कारण ऐसा है कि मान लेते हैं ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब चंद्रमा का जो प्रकाश है वो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। वो कब दिखाई देता है, ये हो गया। तो सूर्य जो है ना, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ जाएगी तो इस वजह से चंद्रमा पर प्रकाश पहुंचेगा नहीं, प्रकाश पहुंचेगा नहीं तो हमें ये दिखाई नहीं देगा, है ना। तो ये स्थिति अगर हम ध्यान रखें कि एक लाइन में होंगे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी के आने की वजह से वह हमें दिखाई नहीं देता है, उसे हम न्यू मून या इसको हम अमावस्या कहते हैं। ठीक, अब ये स्थिति सूर्य ग्रहण के समय भी बनती है, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य को
दूसरी जो कला आती है ये पहले नंबर की हो गई। 8 चरण की बात कर रहे थे, जिसे हम बोलते हैं बढ़ता हुआ वर्धमान। बढ़ता हुआ वर्धमान, ये क्या होगा? इसे बोलते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट। ठीक। इस समय चंद्रमा का चमकीले भाग जो है, जो ब्राइट होता है, उसका आकार बढ़ने लगता है। तो चमकीला पार्ट वृद्धि होती है। तीसरा जो चरण रहता है चंद्रमा की कला का, उसे हम कहते हैं अर्ध चंद्र, है ना। दूसरा नाम इसे पहली तिमाही का चंद्रमा। ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा कि चंद्रमा का आधा हिस्सा जो है वो चमकता रहेगा। ठीक है। यानी देखो, चंद्रमा पहले बिल्कुल विजिबल नहीं था, अंधेरा था, फिर चंद्रमा का बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाई दिया हो, फिर थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दिया हो, फिर और ज़्यादा दिखाई दिया हो, ना। ये सब चीज़ें चलती रही होंगी और एक स्थिति ऐसी बनी, ठीक है, चंद्रमा था। तो यहाँ पर आधा भाग है वो चमकीला, आधा भाग चमकीला। ठीक। चौथा जो फेज है, उस फेज को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बढ़ता हुआ कुबड़ा चंद्रमा। इसको नाम देते हैं वैक्सिंग गिवस मून। इस स्थिति में क्या होगा कि चंद्रमा का भाग बढ़ता है, यानी चमकीला जो पार्ट है वो ज्यादा आता जाता है ना। तो ये स्थिति कब बनेगी? एक तो आधा भाग रहेगा, और अब पूर्णिमा आने वाली होगी, तो पूर्णिमा और उस आधे से ज्यादा चमकीला जो हिस्सा है वह स्थिति। ये चौथा। पांचवा से बोलते हैं फुल मून, यानी पूर्ण। तो पूर्णिमा में क्या होता है? चंद्रमा जो है वो हमें पूरा दिखाई देता है, पूर्ण आकार में दिखाई देने लगता है। ठीक। और ये स्थिति कब बनती है? ये स्थिति भी बनेगी जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में होंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति, तो ये पूर्णिमा होगी। छठवां जो फेज आता है उसे फिर बोलते हैं कुबड़ा चंद्रमा। ये जो है ये बढ़ता हुआ है ना, दोनों में अंतर कर देंगे, वैक्सिंग प्लस मून। और ये कुबड़ा चंद्रमा कहलाता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे वैनिंग गिबस मून के नाम से। यहाँ क्या होगा? चंद्रमा के आधे से अधिक भाग को हम देख सकते हैं, लेकिन उसका अब आकार पूर्णिमा में पूरा हो गया, तो धीरे धीरे उसकी जो ब्राइटनेस है अब कम होती जाएगी, यानी उसका आकार छोटा होता जाएगा। यानी पूर्णिमा के बाद आकार में कमी आने लगती। ठीक है, ये स्थिति बनी। नेक्स्ट, सातवां फेज क्या बनेगा? सातवां फेज जिसे बोलते, वो पहली तिमाही का था, ये अंतिम तिमाही का। ठीक। इसको भी अर्धचंद्र नाम देंगे, यानी धीरे धीरे अब क्या होगा? चंद्रमा आधा हिस्सा दिखाई देगा, लेकिन ये बढ़ता हुआ नहीं होगा, घटता हुआ होगा। अब धीरे धीरे इसकी चमक और कम होती चली। और आठवां फेज जो रहता है ना, जिसे नाम देते हैं घटता हुआ, घटता वर्धमान, है ना। तो ये वेनिंग क्रेसेंट हो जाता है। ठीक। यानी चमक वाला भाग, चमक का भाग घटता जाता है। तो
इस तरीके से ये 8 फेज उसके रहते हैं, जिनके हिसाब से चंद्रमा अपने जो फेज है यानी उनको बदलता रहता है। ठीक, तो इसको आप बना भी सकते हो चाहो तो। अब इसमें जो याद करने वाले जो पॉइंट हैं वो पॉइंट क्या है, इनसे प्रश्न बन सकता है, तो वो एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ अलग से। एक वर्ड आएगा सुपर मून। इसी सुपर मून को एक नाम और देते हैं, वो होता है पेरिजी। फुल मून भी बोलते हैं। सुपर मून, फुल मून, तो ये सूर्य चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूमता है, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमता है, यानी कि इसके घूमने का रास्ता कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर अगर हम अर्थ मान लें तो ये चंद्रमा होगा, यहाँ पर भी एक चंद्रमा की स्थिति बनेगी, पर भी बने, तो यहाँ हमें पास में दिखाई देता है, दूर दिखाई देता है। तो सुपर मून या फुल मून की स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा और पृथ्वी समीप होते, सबसे पास में हो। ठीक है, तो उस स्थिति को सुपर मून भी बोलते हैं, और इसी को पेरिजी फुल मून भी नाम देते हैं। इस स्थिति में, सुपर मून की स्थिति में, चंद्रमा की जो ब्राइटनेस है यानी कि वो बढ़ जाती है, 30% अधिक हो जाती है चमक, ब्राइटनेस की बात। और चूंकि ये पास में आ गया है, तो पास में आने की वजह से क्या होगा, इसका आकार भी बड़ा दिखाई देगा। आकार जो है यानी 14% अधिक बड़ा आकार में वृद्धि हो जाती है। यदि हमें चंद्रमा को बड़े रूप में देखें तो हम ये सुपर मून की स्थिति देख सकते हैं। एक दूसरा नाम आता है जिसे हम कहते हैं ब्लू मून। ठीक है, ब्लू मून हालांकि नीला चांद नहीं होता है, लेकिन ब्लू मून से डायरेक्ट मतलब निकालना चाहे तो ये गलत हो जाता है। यानी कि ये समझ लो कि एक महीने में, है ना, एक कैलेंडर मंथ में जब दो पूर्णिमाएं हों, है ना, पूर्णिमा यानी फुल मून, पूर्णिमाओं की संख्या कितनी हो जाए, दो हो जाए, तो दूसरी वाली पूर्णिमा को जो चंद्रमा दिखाई देता है उसे नाम देते हैं ब्लू मून, सेकंड वाली। ठीक, वैसे एक माह के अंतर के बाद पूर्णिमा आती है, तो ब्लू मून की स्थिति बनती है जब अंतर 30 दिनों से कम का हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम ये बोलते हैं। यानी ये ऐसा समझ लो कि लगभग 2 या 3 साल के अंतराल पर ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, अगला वर्ड आता है जिसे कहते हैं ब्लड मून। ब्लड मून, ब्लड मून में क्या होगा, यहां ऐसी स्थिति तब बनती है कि जब पृथ्वी चंद्रमा पर अपनी छाया डालती है, यानी कि पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर अपनी पूर्ण छाया डाली जाती है। यानी ये समझ लो, चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है, छाया से मतलब है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है, बीच में पृथ्वी आ जाती है ना। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो है लाल रंग का है, तो उसे बोलते हैं। ठीक, तो ये तो चंद्रमा की कलाओं से संबंधित जहां प्रश्न बन सकते हैं वो पॉइंट थे। अगला कुछ और जानकारी जिनसे कोई क्वेश्चन बन सकता है भी देख लेते हैं। चंद्रमा पर कुछ ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं, है ना, काले धब्बे। तो ये जो काले धब्बे वाला एरिया है उसे क्या नाम देते हैं, उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, शांति का। पूछ लेते हैं, ना? याद रखना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक, चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण
आपस में अगर वहाँ की सतह पर जो व्यक्ति हैं बात करना चाहें वो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इतनी तरंगें, उनको चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए, और वहाँ पर कोई माध्यम है, इसलिए ऐसा नहीं। चंद्रमा पर क्या होता है कि वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो पृथ्वी से काफ़ी कम है। तो पृथ्वी से कितना कम है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है, 1/6वां हिस्सा है। तो अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 100 किलोग्राम और उसे अगर हम चंद्रमा पर लेकर जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये इसका 1/6 भाग रह जाएगा। यानी कि इसको ऐसे समझ लो कि ये 16.66 किलो। ठीक है, तो वेट लॉस ऐसे कर। चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा पर पहुंचने वाले जो व्यक्ति थे, तो 20 जुलाई को सबसे पहले कहा जाता है, 20 जुलाई 1969 को अपोलो। तो इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, एक नाम तो ये याद रख ले। दूसरे व्यक्ति का नाम है माइकल कॉलिस, और तीसरे व्यक्ति थे एडविन, है ना। अब यहाँ एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों तो चंद्रमा की सतह पर उतरे थे, लेकिन माइकल कॉलिस जो थे वो चंद्रमा की सतह पर। ठीक, अगर कभी ऐसा पूछा, ये तो चूंकि अमेरिका के द्वारा भेजे गए थे, अगर कभी ऐसा पूछा जाए बताओ एशिया के द्वारा सबसे पहले कौन सा स्पेसक्राफ्ट था जो चंद्रमा पर पहुंचा, तो जापान के द्वारा ये काम किया गया था। एशिया महाद्वीप में अगर बात करेंगे तो वो कौन सा सैटेलाइट था, उसे सेलेनी नाम देते। 2007 को ये भेजा पहला। और भारत ने भी चंद्रमा पर फतह प्राप्त की है 2 बार, है ना। तो पहले 22 अक्टूबर 2008 PSLV CIIX, है ना, चंद्रयान प्रथम। और अभी चंद्रयान जो तृतीय था उसके द्वारा भी गए हुए हैं। तो चंद्रयान दूसरा जो गया था वो कब गया था? वो गया था 22 जुलाई 2019। मिशन लगभग जिस काम के लिए गया था उसने वो काम पूरा कर लिया था, क्योंकि संपर्क टूट गया था। तो ऑफिशियली तो मानते हैं कि ये फेल हो गया था, लेकिन काफ़ी जानकारी। तीसरा चंद्रयान पृथ्वी भी पहुंचा हुआ था सक्सेसफुली, ना उस भाग पर गया था जहां तक अभी तक किसी भी देश ने अपने किसी सैटेलाइट को, रोवर को नहीं। तो ये तो थी जानकारी संबंधित जिनसे सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारे क्या होते हैं। धूमकेतु, और इन्हीं को पुच्छल तारा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इन्हें कॉमेट कहा। ठीक है, अब ये हैं क्या? तो ये आकाशीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडीज है। यानी इसमें जो कंपोजिशन होगा, धूल भी होगी, आइस भी होगी, बर्फ भी होगी, है ना, हिमानी गैसें भी होंगी। तो इन सब से बने हुए। दूसरी विशेषता इनकी ये रहती है कि ये सूर्य से काफ़ी दूर है, सूर्य से दूर हैं, लेकिन सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए अंधेरे वाले हिस्से में है। अंधेरे वाले हिस्से में है तो टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर कम होने की वजह से ये सब जमे हुए हैं। लेकिन ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा सूर्य है। अब ये सूर्य का चक्कर कुछ ऐसी कक्षा में लगा, है ना। तो अब सूर्य का प्रकाश रेंज समझ लें कि इस वाले हिस्से तक तो सूर्य का प्रकाश पहुंच जा रहा है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है यहाँ अंधकार है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो ये यहाँ पर है। तो अंधेरे में जब घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे ही सूर्य के सामने आते हैं तो सूर्य के पास आने की वजह से, सूर्य की रेडिएशन मिलने की वजह से ये क्या होते हैं?
ये टेम्परेचर इनका बढ़ने लगता है, गर्म होने लगता है। गर्म होने लगता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गैसें हैं वो उठने लगती हैं, और ये गैसें पीछे की ओर सूर्य से जस्ट अपोजिट साइड में कई किलोमीटर लंबी एक पूंछ की तरह दिखाई देती है, ये चमकती हुई दिखाई देती है। तो ऐसा स्टार जिसकी पूंछ हो, इसलिए नाम क्या दे दिया इसे, उच्छल तारा। ये लाखों किलोमीटर लंबी हो सकती है ना, सूर्य से विपरीत दिशाओं में ये चलते हैं। ठीक। अब कितनी इनकी संख्या है इसको लेकर के जो डाटा हैं वो कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एक अनुमान माना जा रहा है कि लगभग 5,000 धूमकेतु जो हैं, उच्छल तारे जो हैं, उतने हैं। अब इन 5,000 धूमकेतु में कुछ ऐसे हैं जिनसे पूछ लेते हैं, जैसे एक नाम दिया गया है टेम्पल, है ना, टेम्पल 1, ये पॉपुलर है। ऐसे ही एक हेलबॉप या हेलीबॉप नाम दिया, ये है ना, एक हेली नाम भी दिया गया। तो हेली जो धूमकेतु है 76 साल में वो चक्कर लगाता है, ये एक पूरा सूर्य का चक्कर उसको 76 साल में लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद कर सकते। उच्छल तारे क्यों? क्योंकि इनकी पूंछ चमकती हुई दिखाई देती है, और तारा इसलिए क्योंकि इनमें अपना प्रकाश होता है, ऐसा मान लेते हैं। अपना प्रकाश क्या? सूर्य के प्रकाश से ही इसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अगला याद करें, अगला हमें समझना है उल्का पिंड के। उल्का पिंड जिसे मेटियोर्स नाम दिया जाता है, ये भी आकाशीय पिंड है, यानी अंतरिक्ष से संबंधित है, हमारे सौर मंडल से ही संबंधित है। तो ये जो धूल गैस मिट्टी हिमानी से जमे हुए जो आकाशीय पिंड है, घूमते रहते हैं, है ना, घूमते रहते हैं। और जब कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल किसका? पृथ्वी का, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके संपर्क में आ गए, यानी उसकी रेंज में आ जाते हैं, तो रेंज में आने की वजह से ये क्या होता है, बड़ी तेजी से पृथ्वी की ओर आने लगता है। अब तेजी से पृथ्वी की ओर आने लगते हैं, पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है? वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या होने लगता है? घर्षण होने लगता है, फ्रिक्शन होने लगता है। तो फ्रिक्शन होने की वजह से ये जलने लगते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की सतह तक आते आते ये पूरी तरीके से जल करके राख हो जाते हैं। तो जब राख हो जाते हैं, है ना, तो उन्हें उल्काष्म बोलते हैं। और कभी बड़े टुकड़े हैं जो पूरी तरीके से जल के नहीं आप जल नहीं पाते हैं, तो चट्टानों के रूप में गिरते हैं, तो उन्हें हम उल्का पिंड से जानते हैं, है ना। तो ये सब चीजें इन्हीं को हम टूटता हुआ तारा भी नाम देते हैं, शूटिंग स्टार भी इनको। तो ये ठीक। अब अगली बार हम देखेंगे एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह के बारे में, अवान्तर ग्रह के बारे में, और आगे का जो जियोग्राफी है अगली क्लास में करेंगे। तो रोक देते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है उसमें जा कर के आप चेक कर सकते हैं।